प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। हमारा टॉपिक सूक्ष्म ज्योतिष के अधीन युवक तथा युवती के विवाह काल में या विवाह करते समय सभी गार्जियंस को गुण मिलान के उपरांत जब वे संतुष्ट हो जाएं, तब जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं उनको मिलाने के प्रति सचेत रहने हेतु जो और क्रियात्मक इकाइयां मिलानी हैं उन पर हम अग्रसरित हैं। पिछले पाठ में मैंने सम्मुख लिखे कुछ इकाइयों में से पहली 2 इकाइयां क्लियर की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और ये आवश्यक इसलिए भी है कि जब गुण मिलान से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो ऐसा देखा गया है कि अधिकतर गार्जियंस गुण मिलान पर ही संतुष्ट हो जाते हैं और आगे की बातों को इच्छा से, अनिच्छा से, मजबूरीवश ये किसी और कारणवश इन सभी छोड़ देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है जीवन के अग्रिम घटकों की संकटात्मक रूप झेलने की। मात्र विवाह जीवन साथी योगनी या जोड़े तक बनने तक सीमित नहीं है। ये प्रकृति का दिया हुआ सिद्धांत है कि विवाह अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः प्रत्येक माता पिता की ये इच्छा होती है कि विवाह उपरांत उन्हें अर्थात जोड़े को कोई संतान प्राप्त हो, क्योंकि संतान प्राप्ति के उपरांत ही प्रकृति आगे बढ़ती है और उनके लिए इन घटकों का अध्ययन आवश्यक है। अन्यथा मैंने ऊपर लिखा है कि बाद में पछताना ही पड़ता है और ऐसा होता देखा गया है और मेरे पास अनेक कुंडलियाँ ऐसी आती हैं जिनमें ये दिक्कतें हैं और उपाय पूछते हैं लोग बाग। अगर उपाय तक न जाना पड़े, इनको पहले ही सुलझा लिया जाए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि प्रत्येक घटित होने वाली घटना का उपाय संभव नहीं है। मात्र प्रभु भक्ति ही उपाय है हर चीज का, परंतु कर्म भोग के सिद्धांत के ऊपर रहने के कारण प्रभु भक्ति का फल भविष्य में कब मिलेगा ये अपने अधीन नहीं है। इसलिए विवाह करते समय इन सब बातों को सचेत होकर मिला लेना और यह आकलन कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमने इस घटक को लिया था कि किसी भी जोड़े की कुंडली का मिलान करते समय सर्वप्रथम हम आयु का निर्णय करें। ये कर्म ज्योतिषी का है कि वो देखे कि अनुमानित आयु लगभग कितनी बन जाती है। अल्पायु, मध्यम आयु या दीर्घायु, तीनों में से एक मिलेगी। उसके लिए 4 घटक आवश्यक हैं जो बताए गए थे। पहला
यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हैं अथवा उन दोनों में से एक स्थिर राशि में और दूसरा उभयोदय राशि में है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, यद्यपि उसका लग्नेश और लग्न पीड़ित ना हो। जितनी लग्नेश और लग्न में पीड़ा बढ़ जाएगी, दीर्घायु होते हुए भी उसमें से आयु घट जाएगी। दूसरा नियम कि यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों उभयोदय राशि में से हों तो व्यक्ति मध्यम आयु होता है और मध्यम आयु लगभग 65 साल के आसपास अनुमानित मानी गई है। यद्यपि लग्नेश और लग्न दोनों शुद्ध हों, पीड़ित ना हों। तीसरा नियम है यदि लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में हों तो व्यक्ति अल्पायु होता है। अल्पायु की कोई परिभाषा नहीं है, कितनी भी हो सकती है। इसमें भी यदि लग्नेश तथा अष्टमेश पीड़ित नहीं है तो वो अल्पायु थोड़ी और वृद्धि पा जाती है और शून्य से ऊपर कितनी सरक जाए ये प्रभु के पास है। और यदि इसके साथ साथ लग्नेश तथा अष्टमेश भी पीड़ित हो तो अति न्यूनतम हो जाती है। ये तीन बातें, ये तीन सिद्धांत आयु का निर्धारण करते हैं। अभी तक हमने दो बातों पर शायद एक बात पर शायद अध्ययन किया है, लग्नेश तथा अष्टमेश चर में हो। अब आज हम दूसरी बात को लेंगे, यदि लग्नेश तथा अष्टमेश उभयोदय राशि में हो। आज इस बात पर देखते हैं। सम्मुख एक कुंडली है, लड़की की कुंडली है जिसकी डिटेल ऊपर लिखी हुई है। लड़के की कुंडली है पुरुष की और जिसकी डिटेल ऊपर लिखी गई है। काल्पनिक रूप में हम इसे लड़की की भी मान सकते हैं, लेकिन ये रियल कुंडली है जो मुझे कोई दिखाने के लिए लेकर आया था। कल्पना में तो किसी भी रूप में मान लो, पर ये रियल है। देखिए इसमें लग्नेश 10 नंबर राशि लग्न में है, मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कहाँ पर है देखें, शनि, ये शनि तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में है। और किसकी राशि में है ये भी देखें, बृहस्पति की राशि में। किसके नक्षत्र में है ये भी देखें, उत्तराभाद्र नक्षत्र में है। शनि देव का नक्षत्र है, अपने ही नक्षत्र में है। यहां ये कैसी राशि में है, उभयोदय राशि, क्योंकि ये 4 राशियां हैं। स्थिर राशियां हैं, ये उभयोदय। ये राशियों की 3 श्रेणियां हैं। ये ग्रुप 4 राशियों में आएगा और ये ग्रुप दूसरा स्थिर राशियों, उसमें स्थिर राशियों में आएगा और ये ग्रुप उभयोदय राशियों में आएगा। किसमें है, उभयोदय राशि में है। अब देखें अष्टमेश सूर्य 8वें भाव में सिंह राशि लिखी है जिसका स्वामी सूर्य। ये कहाँ पर है,
लग्न में कैसी राशि है? मकर राशि। देखिए 10 चर राशि, तो लग्नेश और अष्टमेश में से एक उभयोदय राशि में है और दूसरा चर राशि में है, तो दूसरा सिद्धांत लागू हुआ। दूसरे सिद्धांत में है मध्यम आयु, कि यदि एक चर राशि में है, दूसरो उभयोदय से राशि में है, तो व्यक्ति मध्यम आयु होता है। मध्यम आयु 65, 67, 64 इस आकलन में है। अब इसके साथ ये भी देखें कि लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्न में सूर्य स्थित है, कौन है? अष्टमेश होकर स्थित है, तो लग्न पीड़ित हो गया। सामान्यतः प्रथम भाव सूर्य का ही होता है, उसका कारक सूर्य है। प्रथम भाव का कारक सूर्य है। अपने कारक भाव में तो है, लेकिन शत्रु की राशि में है, अपने शत्रु की राशि में है। अष्टमेश होकर है तो लग्न को पीड़ित करता है। लग्न पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित है। तो ये देखिए शनि पर किसी की दृष्टि है, किसी की पाप दृष्टि है। यहां से देखें तो नहीं बनती, मंगल से देखें 2, 3, 4, 5, 6 मंगल की छठी दृष्टि नहीं होती, सूर्य की तीसरी दृष्टि नहीं होती। यहां से फिर गुरु की देखें, गुरु की 7, 8, 9, गुरु की 9वीं दृष्टि इस पे पड़ती है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, लेकिन गुरु यहां अपने आप में वक्री है। वक्री गुरु कम बली होता है। लोक रीति में तो ये मानते हैं लोग, वक्री होने का मतलब दिशा उल्टी हो जाती है, लेकिन मैं इसे स्पष्ट करूंगा अगले लेसनों में। कोई भी ग्रह ऋणात्मक दिशा में या विपरीत दिशा में गति नहीं करता। तो इस वक्री का अभिप्राय क्या है, मैं अगले पाठों में इसे स्पष्ट करूंगा। तो वक्री मात्र एक धीमा है, इसकी गति यहां धीमी हो गई। लोगों को ये विचित्र सा लगेगा ऐसी भाषा सुन करके, परंतु सूक्ष्म ज्योतिष में यही ज्ञान है कि वो छोटी से छोटी बातें जिनके प्रति अभी ज्ञान का विस्तार कुछ कम है, उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो गुरु की दृष्टि से लाभ करेगी, क्योंकि गुरु अपने भाव को देख रहा है 9वीं दृष्टि से। तो शनि को यहाँ बल मिलेगा, क्योंकि गुरु शनि का दुश्मन नहीं है। तो जितना यहाँ बल मिलेगा उतनी ही आयु और वृद्धि हो जाएगी। परंतु सूर्य के कारण यहां ऋणात्मक हुई थी। सूर्य ने पीड़ित किया था भाव को। जितना पीड़ित होने का की क्षति है, उतनी लग्नेश में बल पाने की क्षति नहीं, बल पाने का लाभ नहीं है। दोनों बराबर नहीं है। सूर्य का बल ज्यादा होता है, इसलिए ये व्यक्ति मध्यम आयु होते हुए भी उसमें से कुछ ऋणात्मक हो जाएगा। 2 घटक तो पूरे हुए। कौन से? कि चर राशि में है और उभयोदय राशि में है, तो मध्यम बनी। लेकिन लग्न पीड़ित हो गया, इतनी माइनस हुई। फिर लग्नेश बल पा गया, पीड़ित नहीं हुआ, साथ साथ बल पा गया, कुछ वृद्धि हुई। लेकिन जितनी क्षति हुई वृद्धि उससे कम हुई। तो मध्यम आयु जितनी होती है 65, 66, 64, उसमें से कुछ घट गई, बहुत ज़्यादा नहीं घटी, क्योंकि लग्नेश को बल मिल गया। इस प्रकार से हम आयु का अनुमान करते हैं। तीसरे घटक पर मैं अगले पाठ में चलूँगा, क्योंकि वहाँ मुझे और दूसरी एक अन्य कुंडली लेनी होगी जिसमें तीसरे स्थिर वाला सिद्धांत स्पष्ट किया जा सके। अब आगे चलते हैं इस घटक पर। संतान भाग
दूसरा विधवा या विधुर योग तो नहीं है, विधवा या विधुर योग तो नहीं है। इस विषय में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, फिर भी मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। विधवा या विधुर, इसके लिए सप्तम भाव देखें, सप्तमेश को देखें, सप्तम का कारक देखें, लग्नेश देखें, लगन देखें, 5 बातें अवश्य देखें। आयु आपने देखी ली है तो अनुमान हो जाएगा विधवा या विधुर होने का योग है या नहीं। सप्तम भाव यहाँ देखें, जैसे उदाहरण में ले रहा हूँ, यहाँ पर सप्तम भाव में बृहस्पति है, सप्तम भाव में बृहस्पति है, वक्री। लोग इसको फिर वही कहेंगे कि वक्री हानिकारक है, नहीं ऐसा नहीं है, यह अधिक लाभकारी है, ऐसा भी नहीं है, गति धीमी है मात्र। पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, यह नक्षत्र बृहस्पति का होता है, इसलिए आयु को बल दे रहा है, विवाह को भी, विवाह सुखों को भी बल दे रहा है। कारण उसका कि जिस राशि में है वो भी खराब नहीं है। चंद्रमा की राशि है 4 नंबर, कर्क राशि है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, कोई बुरी राशि में नहीं है, भले ही ये इसके लिए नीच राशि हो। या उच्च राशि हो, कोई भी कल्पना कर लीजिए। वस्तुतः तो गुरु 4 नंबर राशि में उच्च का होता है, मैं काल्पनिक रूप ले रहा हूं कि 4 ना हो के कोई और, भले ही इसके लिए नीच राशि हो, कोई और हो, या इसके लिए कोई सामान्य राशि हो, उसमें भी हम कल्पना कर लें, लेकिन भाव, इस भाव को बल दे रहा है, और यहाँ तो इसके लिए ये उच्च राशि है, तो इस भाव को बल मिला। सप्तमेश चंद्रमा देखिए कहाँ है, दूसरे भाव में है, शुक्र के साथ है, बुध के साथ है, दोनों अन्य सौम्य ग्रह हैं, क्षतिकारक नहीं है वहां पर जाकर के, और किसी शत्रु की राशि में है। वैसे चंद्रमा और शनि में शत्रुता है, शत्रु की राशि में है, लेकिन मध्यम बली रह जाता है क्योंकि 2 अन्य सौम्य ग्रहों के साथ है। सप्तमेश सप्तम दोनों मध्यम बली हो गए। सप्तम का कारक शुक्र यहां बैठा हुआ है अपने मित्र की राशि में, 2 सौम्य ग्रहों के साथ में बली हो गया। लग्न सूर्य से लग्न पीड़ित है, सूर्य सप्तम भाव को देखता है, इसलिए तलाकवादी योग बना देता है। विधुर होने का, विधवा होने का योग तो नहीं है, तलाकवादी योग है, परंतु उन कष्टों को बृहस्पति कम करेगा। इस प्रकार से हम तलाक होने और विधुर होने या विधवा होने का योग इसमें नहीं बनता। इस प्रकार से हम विधवा या विधुर का आकलन कर लेते हैं। अगले पॉइंट पर, संतान भाग्य में है या नहीं, इस इकाई को स्पष्ट करने के लिए हमें पंचम भाव, पंचम का कारक पंचमेश, तीनों की स्थिति को देखना होगा, साथ में लग्नेश और भाग्येश को देखना होगा, वो शुद्ध है या नहीं। इसके लिए हम अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। आज का पाठ यहीं तक पूर्ण होता है।